वो पूछती है कि उसने कौन सा तरीका अपनाया जिससे वो उसके अटैक से बचा रहा। MC बताता है कि उसने एक मैजिक ड्रेनिंग टेक्निक यूज की जो मैजिक क्राफ्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है। उसने बस सेंटर से वॉक करते हुए ड्रेन यूज किया। रुका पहले तो चुप रहती है, फिर हंसते हुए अपनी हार स्वीकार करती है। अनाउंसर घोषणा करता है कि कुसानागी मनाडो ने मैच जीत लिया है। युइका स्टेज पर भागती है और पूछती है कि क्या दोनों ठीक हैं। MC उसे स्माइल करते हुए बताता है कि सब ठीक है और उसने जीत ली है। युइका भी मुस्कुरा देती है। रुका अपना वादा निभाने का फैसला करती है और उन्हें फ्रीडम दे देती है जो वो चाहते हैं। कुसानागी खुश होता है कि सब अच्छे से खत्म हुआ। उसे लगता है कि युका की चोटें गहरी नहीं थीं, शायद रुका ने फाइट में हाथ रोका था। रुका शर्मिंदा हो जाती है और बहाना बनाने लगती है। MC बताता है कि युका सिर्फ 2 हफ्तों में काफी स्ट्रांग हो गई है। उसे लगता है कि रुका ने भी ये नोटिस किया होगा और अब ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। युका डिटरमाइंड होकर बोलती है कि वो और स्ट्रांग बनेगी ताकि उसकी बहन को उसकी चिंता ना करनी पड़े। रुका मुस्कुराती है और अब अपनी छोटी बहन पर विश्वास करना शुरू करती है। कुसानागी खुश होता है उन्हें ऐसे साथ देखकर, लेकिन तभी उसे अचानक एक बहुत भारी प्रेशर महसूस होता है और उसे लगता है कि ये एबनॉर्मल मैजिक है। आसमान लाल हो जाता है और MC सोचता है क्या फिर से कोई कैलामिटी होने वाली है। टडानो और उसका गैंग कुसानागी के बैग में कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। ड्यूल में कुसानागी की ताकत साबित होने के बाद उन्होंने कई लोग खो दिए हैं। उसके साथी बताते हैं कि बैग में सिर्फ टेक्स्ट बुक्स हैं। टडानो उसे मेहनती कहता है और परेशान हो जाता है। उसे यकीन है कि MC कुछ छुपा रहा है, वरना एक ट्रैश ऐसा पावरफुल स्पेल कैसे यूज कर सकता है। उनमें से एक लड़का बाहर खिड़की से देखता है और डर जाता है। टडानो पूछता है कि क्या देखा और पास आता है। सब लाल आसमान को देखते हैं और सोचते हैं कि पृथ्वी पर ये क्या हो रहा है। कोई कहता है कि ये कैलामिटी है, लेकिन टडानो को यकीन नहीं होता। ट्रेनिंग ग्राउंड पर MC चिंतित हो जाता है क्योंकि वो लाल आसमान को देख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि इतनी स्ट्रॉन्ग एबनॉर्मल मैजिक अचानक कहां से आ गई। उसे शक होता है कि ये कैलामिटी हो सकती है। सब घबरा जाते हैं और ऑडियंस में अफरा तफरी मच जाती है। सब पूछते हैं कि क्या हो रहा है। कोई नहीं मानता कि यहाँ सच में कैलामिटी हो रही है। कुसानागी डर जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। अचानक उसे याद आता है कि शायद ये शिंजुकू में पहले जो उसने महसूस किया था उससे जुड़ा हुआ हो। उसे याद आता है कि पहली कैलामिटी भी शिंजुकू में हुई थी। उसे नहीं पता ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ और सीक्रेट है। तभी पोर्टल्स खुलते हैं और मैजिकल बीस्ट्स निकलने लगते हैं। स्टूडेंट्स डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन टीचर उन्हें शांत रहने और सेफ्टी की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। कुसानागी तुरंत मैजिक बुलेट से मॉन्स्टर्स को मार देता है। फिर वो मैजिक यूज करके एक अनाउंसमेंट करता है। MC सबको शांत रहने को कहता है। वो बताता है कि अभी सिर्फ वीक मॉन्स्टर्स आ रहे हैं क्योंकि ये कैलामिटी की शुरुआत है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। वो आश्वस्त करता है कि सब ठीक रहेगा अगर दिमाग से काम लिया और उसकी बात मानी। वो सबको जिम्नेजियम की तरफ ग्रुप में जाने को कहता है क्योंकि अकेले जाना खतरनाक है। वो रुका और बाकी लोगों को भी इवैक्यूएट होने को कहता है। टीचर पूछता है कि वो क्या करने वाला है। MC बताता है कि वो स्कूल बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को बचाना चाहता है। टीचर कहता है कि अकेले जाना सेफ नहीं है, लेकिन कात्सुरागी साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि MC को सब कुछ अकेले ना करना पड़े। टीचर चिंतित होता है लेकिन मान जाता है क्योंकि उसे पता है कि कुसानागी क्या कर सकता है। टीचर उन्हें नसीहत देता है कि वो कुछ भी मजबूरी में ना करें और सेफ रहें। कात्सुरागी कॉन्फिडेंट है कि वो नहीं मरेगा और MC से पूछता है कि क्या वो भी सेफ रहेगा। MC मजाक में बात टाल देता है और युका को बताता है कि वो अब जा रहा है। युका चिंतित होती है और उसे सेफ रहने को कहती है। कात्सुरागी दौड़ता है और अपने जूनियर से कहता है कि वो पहले जाएगा। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो 100 मीटर सिर्फ 10 सेकंड में कवर कर लेता है। वो MC से पूछता है कि क्या वो उसकी बराबरी कर सकता है। कुसानागी अपने मैजिक सर्कल्स बाहर निकालता है और जबरदस्त स्पीड में आगे बढ़ता है, जिससे सीनियर हैरान रह जाता है। MC क्लियर कर देता है कि वो ही पहले जाएगा। कात्सुरागी मानता है कि उसकी स्पीड क्रेजी है, लेकिन सिर्फ स्पीड काफी नहीं है। वो MC को करीब से देखना चाहता है कि वो असल में क्या कर सकता है। वो सबको बचाना चाहता है और साथ ही कुसानागी के बारे में भी जानना चाहता है। MC अपनी परसेप्शन स्किल से स्कूल के अंदर 58 मैजिक यूजर्स डिटेक्ट करता है। उसे शक है कि शायद कोई ऐसा भी है जिसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है। अगर उसका शक सही है तो वो पूरे स्कूल को चेक करेगा और ऐसे स्टूडेंट्स को बचाएगा। कुछ स्टूडेंट्स पर मैजिकल बीस्ट अटैक करते हैं। MC विंडो से क्लासरूम में घुसता है और आसानी से मैजिक बुलेट से सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। फीमेल स्टूडेंट्स सरप्राइज हो जाती हैं। एक मॉन्स्टर पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो बिना डरे उसे भी मार देता है। कात्सुरागी भी आ जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। MC उम्मीद करता है कि वो सभी को बिना किसी परेशानी के इवैक्यूएट करवा सके।
फिर वो तुरंत निकल जाता है। कत्सुरागी उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि अकेले जाना खतरनाक है, लेकिन वो रुक नहीं पाता। एमसी की स्पीड बहुत ज्यादा है। कात्सुरागी सोचता है कि शायद वो बोझ बन रहा था और मानता है कि शायद वो सच में ज्यादा यूजफुल नहीं है। उसे अब भी यकीन नहीं होता कि एमसी ने एक मैजिकल बीस्ट को इतनी आसानी से हरा दिया। वो सोचता है कि आखिर ये लड़का है कौन। कुसनागी स्कूल की गलियों में दौड़ते हुए और स्टूडेंट्स को ढूंढते हुए जाता है। हालांकि वो सब मॉन्स्टर्स को एक साथ मार सकता है, लेकिन वो स्कूल के अंदर है, इसलिए उसे एक एक करके मारना पड़ रहा है ताकि कोई स्टूडेंट गलती से घायल न हो जाए। उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। वो एक क्लासरूम में घुसता है और वहां और भी मॉन्स्टर्स को हराकर स्टूडेंट्स की जान बचाता है। सब स्टूडेंट्स उसका धन्यवाद करते हैं। उसे पता है कि उसके पास सबको पर्सनली बचाने का टाइम नहीं है, इसलिए वो जिम्नेजियम की तरफ भागता है। दूसरी तरफ कात्सुरागी भी कुछ स्टूडेंट्स को बचाता है और उन्हें आश्वस्त करता है कि वो मॉन्स्टर को संभालेगा। एक स्टूडेंट आसमान की ओर इशारा करता है। वो पूछता है क्या हुआ और देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स हवा में एक बबल में तैरते हुए धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। वो सोचता है कि एमसी क्या करने की कोशिश कर रहा है और फिर से पूछता आखिर ये लड़का है कौन। एमसी ने स्टूडेंट्स को बबल्स के जरिए कत्सुरागी की तरफ भेज दिया क्योंकि उसे यकीन है कि वो दूसरों का ध्यान अच्छे से रख सकता है, इसलिए सब ठीक रहेगा। अचानक उसे कुछ महसूस होता है। एक लड़की डरी हुई कांपने लगती है जब एक विशाल मॉन्स्टर उसे कोने में घेर लेता है। वो रोने लगती है और जितना जोर से हो सके मदद के लिए चिल्लाती है। एक विशाल चमकदार मैजिक बुलेट उस बीस्ट को तुरंत नष्ट कर देता है। उसे याद आता है कि यही वही था जो उसे पहले भी बचा चुका था। कुसनागी वहां प्रकट होता है और पूछता है कि क्या वो घायल तो नहीं हुई। उसे पता चलता है कि वही इंसान है जिसने उसे 2 बार बचाया है। कुसनागी इस बात की पुष्टि करता है। फिर वो पूछती है कि क्या वो प्रैक्टिस क्लास वाले वक्त भी वही था। लड़की मानती है कि ये दूसरी बार है जब उसने उसे बचाया है। एमसी बताता है कि जो वह कह रही है वो सही है। लड़की राहत में रोने लगती है क्योंकि अब उसे उसका शुक्रिया अदा करने का मौका मिल गया है। वह उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसकी जान 2 बार बचाई। वह इसे खास नहीं मानता और सोचता है कि इसमें कुछ भी खास बात नहीं है। लड़की चुप हो जाती है। कत्सुरागी आखिरकार वहां पहुंचता है, लेकिन पूरी तरह से हाँफ रहा होता है। वो पूछता है कि अब किसे बचाना है। कुसुनगी लड़की को आदेश देता है कि वो उसके साथ रहे क्योंकि वो अब जा रहा है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात अनसुनी करके चला जाता है। वो थोड़ी चिंतित हो जाती है, जबकि कत्सुरागी सोचता है कि वो क्या देख रहा है। हमारा बॉय जानता है कि अब भी इमारत के अंदर कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें बचाना जरूरी है। उसके पास इंतजार करने का समय नहीं है जब तक पुलिस वहां पहुंचे। वो जानता है कि उसे जल्द से जल्द सभी को बचाना होगा। प्रधानमंत्री के ऑफिस में प्रधानमंत्री को पता चलता है कि कमुई मैजिक एकेडमी पर फिर से कैलामिटी का हमला हुआ है। उसके लोग समझ नहीं पा रहे कि ये सब फिर से क्यों हो रहा है। सभी को पता है कि आखिरी कैलामिटी 50 साल पहले हुआ था और तब से कुछ भी बुरा नहीं हुआ। वे प्रधानमंत्री से तुरंत कोई योजना बनाने को कहते हैं और ये भी मानते हैं कि शायद उनका देश शापित हो गया है। प्रधानमंत्री उन्हें बताता है कि बीस्ट काउंटर मेजर डिवीजन, पुलिस डिपार्टमेंट और मैजिक नोबल्स सभी से संपर्क किया जा रहा है। GSDF ने भी कैलामिटी के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसके लोग उसे याद दिलाते हैं कि उनके पास सिर्फ सेल्फ डिफेंस फोर्सेज हैं जो डिजास्टर्स को संभाल सकते हैं, लेकिन असली मेजेस नहीं हैं जो मॉन्स्टर्स के सामने टिक सकें। प्रधानमंत्री कहता है कि वो ये सब पहले से जानता है। ये तो होना ही था क्योंकि लोग अब तक बिना किसी कैलामिटी के आरामदायक और शांत जीवन जी रहे थे। उनका ज्यादातर मिलिट्री बजट इंटरनेशनल अफेयर्स की नेशनल डिफेंस में चला गया। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए सारे बीस्ट्स और डीमन से निपटने का जिम्मा पुलिस और नोबल मेजर्स पर छोड़ना होगा। वो इस बात से परेशान हो जाता है कि वही डिजास्टर फिर से हो रहा है जो 50 साल पहले हुआ था, लेकिन इस बार उनके पास इच्छामी मानतो भी नहीं है। कहीं और कार में बैठी लड़की अपने सीनियर से पूछती है कि क्या सच में कैलामिटी फिर से हो रही है। वो पुष्टि करता है और मानता है कि यह सच में कैलामिटी है। लड़की चिंता में पड़ जाती है और घबराने लगती है। भले ही वे पिछले 50 सालों से सुरक्षित रहे हों, पर अब उसे समझ आता है कि वो शांति बस अस्थायी थी। लड़का उसे चिंता न करने को कहता है क्योंकि यह उनका काम है। वो है शिदू शुगो, मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट से। लड़की अब और भी दृढ़ हो जाती है और कहती है कि वो भी अपनी पूरी कोशिश करेगी। वो है सार्जेंट सोनाटा करें, पुलिस डिपार्टमेंट से। न्यूज रिपोर्टर्स हेलीकॉप्टर से मैजिक एकेडमी पहुंचते हैं। उनमें से एक सब कुछ कवर करता है और दर्शकों को बताता है कि कैलामिटी मैजिक एकेडमी में हो रही है। वो सबको परिस्थिति की जानकारी देता है और बताता है कि मॉन्स्टर्स लगातार बाहर आ रहे हैं और आसमान पूरी तरह से लाल हो गया है। एक महिला रिपोर्टर बताती है कि मैजिकल बीस्ट्स अचानक कहीं से प्रकट हो गए, इसलिए सभी स्टूडेंट्स फिलहाल जिम्नाजियम में शरण लिए हुए हैं। टीचर छात्रों का मार्गदर्शन करता है और मानता है कि उन्हें मॉन्स्टर से खुद को बचाना मुश्किल नहीं होगा। टीम वर्क से वे इन मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं। दुनिया भर के लोग खबरें देख रहे हैं। कुछ बच्चे भी इसे देखते हैं और अचानक याद करते हैं कि एकेडमी उनके घर के बहुत करीब है। वे तुरंत भागने का फैसला करते हैं। बाहर लोग घबराने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। 2 आदमी दूर से सब कुछ देखते हैं और समझ जाते हैं कि हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। न्यूज चैनल्स पर सब देख रहे दर्शक चिंतित हो जाते हैं। हमारा बॉय उन
विशाल मॉन्स्टर्स को देखता है जो लगातार बाहर निकल रहे हैं। उसे याद आता है कि सेकंड स्टेज शुरू होने वाली है और अब ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स आने लगेंगे। जैसे जैसे स्टेजेस आगे बढ़ते हैं, हालात और भी मुश्किल होते जाएंगे। उन्हें मारने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मॉन्स्टर्स लगातार आते रहेंगे। जब तक वो बॉस मॉन्स्टर को नहीं हराता, मैजिकल बीस्ट्स आते रहेंगे। वह जानता है कि बॉस केवल अंतिम स्टेज में प्रकट होगा, इसलिए उसे अभी धैर्य बनाए रखना होगा। उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो फिर भी लोगों को बचाने में जुटा रहता है। वो 20 लोगों को बचाता है और एक बार फिर से उन्हें मैजिक बबल्स के जरिए सुरक्षित जगह तक भेज देता है। उसे स्टूडेंट्स ढूंढने में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि वे हर जगह बिखर गए हैं। वो नेक्स्ट स्टेज की ओर बढ़ने का निर्णय लेता है। कहीं एक क्लासरूम में टडानो लगातार अपनी फायर मैजिक चला रहा होता है, लेकिन हार मान लेता है जब उसे पता चलता है कि उसका जादू बेअसर है और अब उसकी मैजिक पावर खत्म हो गई है। जैसे ही डीमन सोल्जर उनके सामने खड़ा होता है, पूरी गैंग रोने लगती है और सोचती है कि वे इतनी बदकिस्मत कैसे हो सकते हैं। टडानो के लाकेस उसे याद दिलाते हैं कि उन्होंने पहले ही उसे चेतावनी दी थी। बुली गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि हमारा बॉय तो एक ही बार में मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तभी प्रोटैगनिस्ट वहां आता है और कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कमजोर है, एकदम कचरा। टडानो अपनी आंखें खोलता है और एक मैजिक अटैक को डीमन सोल्जर को आसानी से मारते हुए देखता है। वह कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन देखता है कि कुसानिगी क्लासरूम में प्रवेश करता है। हमारा बॉय वहां से जाने लगता है। टडानो गुस्से में मान लेता है कि फिर वही हुआ, उसे फिर से कुसानिगी ने बचा लिया। वो उससे पूछता है कि उसने फिर से उसे क्यों बचाया, जबकि वो इतना परेशान करता है और हमेशा एक कचरे जैसे इंसान की तरह बर्ताव करता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है, उसने सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि उसके पास ऐसा करने की शक्ति है। टडानो उसके शब्दों से उलझन में पड़ जाता है। बुली खुद को हीन महसूस करने लगता है और प्रोटैगनिस्ट को गाली देता है। वो कहता है कि ये लड़का तो ठीक से मैजिक भी नहीं कर सकता, फिर भी इतना ताकतवर कैसे हो गया। कुसानिगी अपना राज खोलता है और कहता है कि असली कुसानिगी की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, वो फिर से जन्मा है। टडानो को इसकी कोई तुक नहीं समझ आती और वो सवाल करता है कि कोई मौत के मुंह से आकर और ज्यादा ताकतवर कैसे बन सकता है। वो खुद को एक महान मेज मानता था, लेकिन वो एक कचरे जैसे इंसान से हार गया। हमारा बॉय उसे फिर से कचरा कहता है, क्योंकि सच्चे ताकतवर लोग कमजोरों पर जुल्म नहीं करते और नहीं कमजोर लोग उनसे भी ज्यादा कमजोरों पर जुल्म करते हैं। वो टडानो की गलतियों को उजागर करता है और मानता है कि वो बस एक ऐसा कचरा है जिसे अपनी झूठी सुपीरियरिटी से धोखा मिला कि वो कुछ खास है। कुसानिगी यह साफ कर देता है, ऐसा कमजोर कचरा लड़का उससे लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता, जीतना तो बहुत दूर की बात है। टडानो आखिरकार सच्चाई को स्वीकार कर लेता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। वो मानता है कि वो सच्चाई से भाग रहा था कि जूनियर हाई के बाद उसकी पावर्स में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। उसने अपनी सारी कुंठा उन लोगों पर निकाली जो उससे भी कमजोर थे, लेकिन अंत में वो एक ऐसे लड़के से बचाया गया जिसे वो कचरा समझता था। वो ये सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो अपने लकाइस के सामने मानता है कि वे सभी कुसानागी द्वारा बचाए गए हैं और बुली फूट फूट कर रोने लगता है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट क्लासरूम के मॉन्स्टर्स को खत्म करता जाता है। एक डेमन सोल्जर बिल्डिंग में घुसता है उसे मारने के लिए। वो मैजिक बुलेट चलाता है, लेकिन ताकतवर मॉन्स्टर आसानी से उसे चकमा दे देता है। इसलिए लड़के के पास अपनी पावरफुल फायर मैजिक का इस्तेमाल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। वो आसानी से उसे हरा देता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि डेमन सोल्जर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए ये संभव है कि बॉस भी जल्दी ही सामने आ सकता है। वो डरे हुए स्टूडेंट्स को भरोसा दिलाता है कि चिंता मत करो, सब कुछ उसने संभाल लिया है। कहीं और कात्सुरागी गुस्से में होता है और सवाल करता है कि हमारा एमसी इतना सारा काम उसी पर क्यों डाल रहा है। वो अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल करके कुछ मैजिकल बीस्ट्स को मारता है और स्टूडेंट्स की रक्षा करता है। वो फीमेल स्टूडेंट को भरोसा दिलाता है कि फिक्र मत करो और बस उसका पीछा करो, वो सबको अपनी पूरी ताकत से बचाएगा। स्टूडेंट्स उसकी बात सुनकर शांत हो जाते हैं और उसके लिए चीयर करने लगते हैं। वो बीस्ट्स की आर्मी को देखता है और सोचता है कि वो इन सब के खिलाफ स्टूडेंट्स को कैसे बचाएगा। कुसानागी अचानक से सामने आता है और मदद की पेशकश करता है। कात्सुरागी उससे विनती करता है कि वो आगे से ऐसे अचानक ना आए, क्योंकि उसने उसे डरा दिया। हमारा एमसी उसे निर्देश देता है कि जैसे ही वो सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दे, वो इस जगह को छोड़ दे। लेकिन कात्सुरागी परेशान होता है। उसे लगता है कि इतनी बड़ी बीस्ट्स की आर्मी को हराना लगभग नामुमकिन है, इसलिए बेहतर है कि वे अपना रूट बदल लें। एमसी अपनी नॉन एट्रीब्यूट मैजिक का इस्तेमाल करता है और सभी मॉन्स्टर्स समेत डेमन सोल्जर्स को बिना किसी मेहनत के खत्म कर देता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो कात्सुरागी को याद दिलाता है कि स्टूडेंट्स को इस हालात से बाहर निकालना है और जल्दी आगे बढ़ना है। कात्सुरागी उसकी बात समझ जाता है और सबको आदेश देता है कि उसका पीछा करो।
स्टूडेंट्स भागते हुए मैजिक बुलेट्स को देखते हैं। कत्सुरागी चिंतित मुस्कुराता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि एमसी कितना ताकतवर है। जैसे ही सब निकल जाते हैं, हमारा एमसी फिर से स्कूल के अंदर जाने का फैसला करता है ताकि बाकी बचे स्टूडेंट्स को ढूंढ सके जो अभी भी खतरे में हैं। दूसरी ओर टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है कि चलते रहो और हार मत मानो ताकि वो मॉन्स्टर्स को पीछे धकेल सकें। यूका थकान महसूस करती है, लेकिन रुका पीछे से आकर उसे सलाह देती है कि अंदर जाकर आराम कर लो, क्योंकि अगर तुम लड़ नहीं सकती तो बोझ बन जाओगी। यूका उसे भरोसा दिलाती है कि वो पूरी दृढ़ता से लड़ेगी क्योंकि उनके पास आराम करने का समय नहीं है। कत्सुरागी आखिरकार उन स्टूडेंट्स के साथ जिम्नाजियम पहुंचता है जिन्हें उसने बचाया होता है। टीचर उसकी तारीफ करता है और सभी को अंदर ले जाने का आदेश देता है। कात्सुरागी स्थिति के बारे में पूछता है। रुका निराशा से बताती है कि वो मुश्किल से ही अपनी पोजीशन संभाल पा रहे हैं। युएका चिंतित होकर कुसनागी के बारे में पूछती है, लेकिन कत्सुरागी उसे आश्वस्त करता है कि एमसी अभी भी जिंदा और ठीक है। वो राहत महसूस करती है और मुस्कुराने लगती है। कात्सुरागी मानता है कि कुसनागी वाकई में बहुत जबरदस्त है और उसमें काफी ताकत है। उसे लगता है कि शायद उनके पास इस कैलामिटी को झेलने का एक मौका है अगर वो उनके साथ है। युका भी उससे सहमत होती है। अचानक जमीन हिलने लगती है। सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं और टीचर जल्दी से सबको इवैक्यूएट करने को कहता है। धुएं से एक बड़ी आर्मी निकलती है जिसमें कई ताकतवर मॉन्स्टर्स होते हैं। कत्सुरागी डेमन सोल्जर्स को भी उनके बीच देखता है। वो मानता है कि उनके पास कुछ भी करने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि बीस्ट्स की आर्मी बहुत बड़ी है, इसलिए उन्हें तुरंत भागना होगा। सेकंड स्टेज के ताकतवर मॉन्स्टर्स स्टूडेंट्स का पीछा करने लगते हैं। युका सेफ्टी की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन लगभग एक मैजिकल बीस्ट का शिकार बन जाती है। कोई उस बीस्ट को मार देता है और उसे बचा लेता है। ये पुलिस डिपार्टमेंट है। शिदु तुरंत अपने लोगों को आदेश देता है कि बीस्ट्स को खत्म कर दो और पुलिस अपनी पूरी ताकत से सिविलियंस की रक्षा करती है। स्टूडेंट्स राहत की सांस लेते हैं और सोचते हैं कि अब वो सुरक्षित हैं। शिदु उन्हें भरोसा दिलाता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं, पुलिस यहाँ है। वो उन्हें आदेश देता है कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और स्कूल को सावधानी से इवैक्यूएट करें, लेकिन युका आगे बढ़कर कहती है कि स्टूडेंट्स भी लड़ने के लिए तैयार हैं। शिदु फिर से अपनी बात दोहराता है, लेकिन युका साफ करती है कि वो सिविलियन नहीं है। रुका उसकी बात का समर्थन करती है और जोड़ती है कि वो सब मेजेस हैं। शिदु उनकी बात समझ जाता है और बैकअप रिक्वेस्ट करता है। वो उन्हें रियर से अटैक करने का आदेश देता है। वो मानता है कि उनकी संख्या बहुत कम है, इसलिए उन्हें वाकई में मेजेस की मदद की जरूरत है। वो फ्रस्ट्रेट होता है और सोचता है कि काश पुलिस इतनी बेकार न होती। सोनाटा अपनी हीलिंग मैजिक से घायल स्टूडेंट्स की मदद करती है। एमसी नोटिस करता है कि पुलिस आखिरकार पहुंच गई है और अब सब कुछ उन्हें सौंपने का फैसला करता है। वो हैरान होता है कि पुलिस डिफेंस ट्रूप से पहले कैसे पहुंच गई। ये सोचना भी पागलपन है कि देश के पास किसी भी नेशनल लेवल डिजास्टर के लिए कोई तैयारी नहीं है। वो सोचता है कि ये एक अच्छा सबक है उन लोगों के लिए जो शांति को हल्के में लेते हैं, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ने का फैसला करता है ताकि बचे हुए स्टूडेंट्स को बचाया जा सके। न्यूज रिपोर्टर अनाउंस करती है कि पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन मॉन्स्टर्स की संख्या पहले से भी तेजी से बढ़ रही है। वो सोचती है कि क्या पुलिस इस कैलामिटी को संभाल पाएगी और उम्मीद करती है कि मेज नोबल्स जल्द ही आकर इस स्थिति को सुलझा देंगे। कुछ स्टूडेंट्स जो न्यूज देख रहे हैं मेज नोबल्स को एक्शन में देखने की सोचकर उत्साहित हो जाते हैं। एक बुजुर्ग कपल याद करता है कि उन्होंने अपने सारे टैक्स समय पर दिए हैं, तो अब मेज नोबल्स को ही इसे हैंडल करना चाहिए। रिपोर्टर उम्मीद करती है कि वो जल्द ही आ जाएंगे। एक मेंशन के अंदर एक नोबल अपने बटलर को कहता है कि इस कैलामिटी को इग्नोर कर दे। वो फूका जिन है, फूका हाउसहोल्ड का हेड और एक मेज नोबल। बटलर एक बार फिर पूछता है और फूका दोहराता है कि ये बस एक स्मॉल स्केल कैलामिटी है, पुलिस को इसे हैंडल करने देना चाहिए। बटलर पूछता है कि फूका कहाँ जा रहा है और नोबल कहता है कि वो सोने जा रहा है। बटलर उसे एक शांति भरी रात की शुभकामनाएं देता है। स्कूल में शिदु को एहसास होता है कि स्थिति अब कंट्रोल से बाहर जा रही है। वो अपने एक आदमी से पूछता है कि क्या वो एंट्रेंस पर बीस्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जवाब आता है नहीं। बीस्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। शिदु देखता है कि मॉन्स्टर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और सोचता है कि क्या वो समय रहते सिविलियंस को बचा पाएंगे। डिफेंस ट्रूप्स को पीछे से आना चाहिए था, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंचे। अब उनके पास मेज नोबल से संपर्क करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, लेकिन ये अजीब है, उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। वो तो इन्हीं के लिए हैं, फिर भी बेकार साबित हो रहे हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स पुलिस की मदद से मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं, शिदु सब कुछ याद करता है जो उसने कैलामिटीज के बारे में सीखा था। वो सोचता है कि क्या 50 साल पहले लोगों ने भी इसे इसी तरह झेला था। वो उम्मीद करता है कि बॉस मॉन्स्टर सामने न आए। अचानक मॉन्स्टर्स की संख्या तेजी से बढ़ती है और एक विशाल पर्पल बीम लाइट के साथ पूरा एरिया चमक उठता है। एक डेमन कैप्टन प्रकट होता है जिससे सब घबरा जाते हैं। शिदु विश्वास नहीं कर पाता, ये डेमन कैप्टन है उनका बॉस।
रुका को याद आता है कि डेमन कैप्टन एक बहुत ही दुर्लभ बीस्ट है जो इस युग में शायद ही कभी दिखता है। केवल मेज नोबल्स ही उसे हरा सकते हैं। यूका को समझ आता है कि उन्हें लेवल 5 से भी ऊपर की मैजिक की जरूरत है और वो घबराकर रोने लगती है क्योंकि वहाँ कोई नहीं है जो इतनी हाई लेवल की मैजिक कास्ट कर सके। डेमन कैप्टन अपनी ताकत दिखाता है और कई मैजिक सर्कल समन करता है। यूका डर से जम जाती है। रुका आगे बढ़ती है और पूरी ताकत से अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर काफी नहीं होती। वो यूका को ढाल बनकर बचा लेती है। डेमन कैप्टन का अटैक उसे बहुत जोर से लगता है, लेकिन वो यूका को बचा लेती है। छोटी बहन यूका डर के मारे देखती रहती है कि उसकी बहन घायल हो गई है। स्टूडेंट्स भाग जाते हैं जबकि यूका पीछे रह जाती है और अपनी बहन को बचाने की पूरी कोशिश करती है। शिदू और उसके आदमी मॉन्स्टर्स के सामने बेबस होते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं। कात्सुरागी अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन डेमन कैप्टन टस से मस नहीं होता। पुलिस मान लेती है कि अब वो किसी को नहीं बचा सकते और हार मान लेते हैं। यूका लगातार रोती रहती है और एमसी का नाम लेकर मदद के लिए पुकारती है। जैसे ही डेमन कैप्टन आगे बढ़ता है, कोई चिढ़ते हुए बोलता है, आखिरकार हमारा एमसी आ जाता है और माफी मांगता है कि वो लेट हो गया। उसे बुरा लगता है कि उसने लड़की को इतना इंतजार कराया। उमिका चिंता भरे चेहरे से अपनी बहन के बारे में बताती है, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी बहन बस बेहोश हुई है। वो तुरंत उसकी वुंड्स को हील करता है और गुस्से से अपने दांत भींचते हुए मॉन्स्टर्स के द्वारा किए गए नुकसान को देखता है। वो लड़की को भरोसा दिलाता है कि अब चिंता की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो अब सब साफ कर देगा। लड़की उस पर पूरा विश्वास कर लेती है। अचानक कई मैजिक सर्कल्स प्रकट होते हैं और सारे घायल स्टूडेंट्स की हीलिंग शुरू हो जाती है। यूका अपनी बड़ी बहन के जख्म गायब होते देखती है और दंग रह जाती है। जैसे ही घायल स्टूडेंट्स होश में आते हैं, सोनाटा ये मैजिक नोटिस करती है जब वो लोगों को हील कर रही होती है। वो हैरान होती है तीसरे स्तर की होली मैजिक देखकर और मानती है कि वो खुद भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो सोचती है कि ये कौन कर रहा है। सोनाटा अपने सीनियर को ढूंढती है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। लड़का उसे भरोसा दिलाता है कि उसे कोई चोट नहीं लगी, बस मैजिक पावर खत्म हो गई है। वो पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। शिदू खुद भी नहीं समझ पाता, लेकिन मानता है कि उन्हें फोकस करना चाहिए सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने पर। सोनाटा रोने लगती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि ये बहुत रिस्की है, लेकिन वो लड़ने का इरादा करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने नहीं लड़ा तो सबकी जान चली जाएगी। सोनाटा फिर से उसे रोकती है और कहती है कि उनके जीतने का कोई चांस नहीं है क्योंकि लगभग सब मर चुके हैं। वो बताती है कि पुलिस पहले ही हार चुकी है और डिफेंस ट्रूप्स व मेज नोबल्स अभी तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। जैसे ही डेमन कैप्टन आगे बढ़ता है, न्यूज रिपोर्टर को पता चलता है कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हार चुका है। वो निराश हो जाती है और सोचती है कि अब उनकी मौत निश्चित है। स्टूडेंट जो न्यूज़ देख रहे थे वे नोबल्स को पूरी तरह बेकार कहने लगते हैं और दुआ करते हैं कि वे मरे नहीं। लोग न्यूज़ को ध्यान से देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि डीमन कैप्टन को हराने वाला कोई नहीं है। प्रोटैगनिस्ट अकेले ही डीमन कैप्टन की ओर बढ़ता है। सोनाटा उसे देखकर सोचती है कि क्या उसे मरने का शौक है। शिदू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा एमसी उनकी बातों को नजरअंदाज करता है। कुसानेगी यहाँ आया है ताकि वो उस मॉन्स्टर को मनमानी करने से रोक सके। डीमन कैप्टन डरावनी आवाज में अपने मारने और तबाही मचाने की इच्छा जाहिर करता है। सब डर जाते हैं और कुछ छात्र तो डर के मारे लगभग पेशाब कर देते हैं। शिदू और सोनाटा डर और दबाव के कारण हिल भी नहीं पाते, लेकिन लड़का बिल्कुल शांत रहता है। वो एक हमला करता है और मॉन्स्टर को चुप रहने को कहता है। डीमन कैप्टन गुस्से में चिल्लाने लगता है और सारे मॉन्स्टर्स उसकी बात मानते हैं। वो कई बड़े मैजिक सर्कल्स बनाता है और एमसी पर हमला करता है। उसे पिछली बार की कैलामिटी याद आती है जब उसने पूरी ताकत लगा दी थी। उसे पता है अगर वो फिर से वैसा करता है तो उसके आसपास के सब लोग मर सकते हैं, इसलिए वो अपनी ताकत को सीमित रखने का निर्णय करता है। मॉन्स्टर्स के हमले उसे जोर से लगते हैं। शिदू सोचता है कि वो मर गया है, लेकिन जैसे ही हमले छात्रों की ओर बढ़ते हैं, हमारा एमसी अपने शील्ड्स निकालता है और बहुत सारे मैजिक बुलेट से पूरे मॉन्स्टर्स के आर्मी को पीछे धकेल देता है। शिदू दंग रह जाता है और सोचता है कि ये आखिर है कौन। न्यूज रिपोर्टर को पता चलता है कि एक स्टूडेंट अकेले मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है। वो पास जाना चाहती है ताकि उसका चेहरा देख सके, लेकिन कैमरा फट जाता है। यूस्का मुस्कुराती है क्योंकि उसे पता है कि प्रोटैगनिस्ट अपनी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब वो डिस्ट्रैक्शंस के बिना अपनी पूरी ताकत लगा सकता है। जब लड़का लगातार मैजिक बुलेट्स फेंकता है तो छात्रों को उम्मीद नजर आने लगती है और वे उसकी जीत के लिए चीयर करने लगते हैं। कुछ मैजिकल बीस्ट्स पीछे से चुपके से आकर छात्रों पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन शिदू उन्हें मार देता है और फैसला करता है कि अब उन्हें पीछे से कुसनागी को सपोर्ट करना चाहिए। हमारा लड़का मुस्कुराता है और पुलिस की मेहनत देखकर उन्हें सराहता है। वो मानता है कि वे उतने बुरे नहीं हैं जितना उसने सोचा था। डीमन कैप्टन चिल्लाता है और कई सारे मैजिक सर्कल्स बनाता है। वो पूरी ताकत से हमला करता है और 6 लेवल मैजिक का इस्तेमाल करता है,
जिससे शिदू चौंक जाता है। वो सोचता है अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसका जादू नोबल्स के बराबर है। डीमन कैप्टन 6th लेवल की ड्रैगन फ्लेम्स का प्रयोग करता है और सारी जगह आग के बवंडर में घिर जाती है। सब अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। शिदू अपने साथी सोनाटा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन छात्र उम्मीद खो देते हैं। वे मान लेते हैं कि अब वे सब मरने वाले हैं। सोनाटा भगवान से प्रार्थना करती है कि कम से कम छात्र तो बच जाएं। शिदू को विश्वास नहीं होता कि कोई भी स्टूडेंट डीमन कैप्टन को हरा सकता है। उसे कुसनागी पर भी शक है, लेकिन युवा पूरी तरह से प्रोटैगनिस्ट पर विश्वास करती है। उसे यकीन है कि वो जरूर जीत जाएगा। जैसे ही हमला उसकी ओर बढ़ता है, कुसानागी नोटिस करता है कि ये धीमा हो गया है। उसे एहसास होता है कि डीमन कैप्टन खुद को जबरदस्ती 6th लेवल मैजिक इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो मानता है कि वो इसे सिर्फ 2nd लेवल मैजिक से नहीं झेल सकता, इसलिए ध्यान न खींचने की इच्छा के बावजूद वो और ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। कुसानागी 4 मैजिक सर्कल समन करता है और वाटर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है। युइका मुस्कुराती है और चीयर करती है। पानी एक विशाल सांप में बदल जाता है और शिदू हैरान हो जाता है कि क्या ये सिंथेसिस मैजिक है। पानी और आग का हमला टकराते हैं और कुसानागी डीमन कैप्टन पर हावी होने लगता है, लेकिन डीमन कैप्टन हार मानने को तैयार नहीं है। वो और ज्यादा जोर लगाता है और इंसानी जाति को खत्म करने की इच्छा चिल्लाकर जाहिर करता है। उसकी आग की ताकत और भी बढ़ जाती है, लेकिन कुसानागी थोड़ी और ताकत लगाता है। थोड़ी मशक्कत के बाद डीमन कैप्टन को एहसास हो जाता है कि वो मरने वाला है। वो पूछता है कि वो एक बच्चे से कैसे हार गया। कुसान होकर जवाब देता है कि ये उसकी ट्रेनिंग की कमी है। उसे बेहतर लड़ाई की उम्मीद थी, लेकिन ये तो अपेक्षा से भी कमजोर निकला। आसमान फिर से सामान्य हो जाता है। कुसानागी राहत की सांस लेता है कि अब कलामिटी खत्म हो गई है, क्योंकि फाइनल बॉस हार गया है। छात्र हैरान रह जाते हैं और यकीन नहीं कर पाते कि कुसानागी ने डीमन कैप्टन को हरा दिया। वे सब उठते हैं और जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि न्यूज रिपोर्टर और कैमरामैन भी सेफ महसूस कर रहे होते हैं। सोनाटा एक छात्रा को दिलासा देती है कि अब सब ठीक है, क्योंकि कलामिटी खत्म हो गई है। शिदू कुसानागी को घूरते हुए कहता है कि ये नामुमकिन है। वो समझ नहीं पाता कि एक स्टूडेंट अकेले ही पूरी कलैमिटी को कैसे रोक सकता है। उसे यकीन नहीं होता कि नोबल्स भी डीमन कैप्टन को 6th लेवल मैजिक के साथ हरा सकते थे। वो सोचता है कि कुसानागी असल में है कौन। उसके पैर थकावट से जवाब दे देते हैं। कुसानागी युवा को ढूंढता है और कहता है कि उसने सब खत्म कर दिया। वो मुस्कुराती है और कहती है कि उसे हमेशा उस पर विश्वास था। वह उसका शुक्रिया अदा करती है, जिससे उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। अचानक सारे छात्र उसे घेर लेते हैं और उसके काम के लिए उसकी तारीफ करते हैं। वे सब उसका आभार जताते हैं, लेकिन कुसानागी चिढ़कर उन्हें पीछे हटने को कहता है। वो अफसोस करता है कि वो फिर से अटेंशन में आ गया है, जैसे अपने पिछले जीवन में था। वो उम्मीद करता है कि अब उसे एक और परेशान करने वाली जिंदगी न जीनी पड़े। युइका नोटिस करती है कि वह कैसा परेशान दिख रहा है। फिर एक घोषणा होती है, कमुई मैजिक एकेडमी में आई कलामिटी अब खत्म हो चुकी है। एकेडमी ये बताने से इनकार कर देती है कि उस लड़के ने बॉस मॉन्स्टर को कैसे हराया। कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि कई लोग घायल हुए हैं। कुसानागी के क्लासमेट्स उसे न्यूज दिखाते हैं। वह चिढ़ जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि उसका एक माइटी सेवियर के रूप में आना तो स्वाभाविक था। कुसानागी को एस क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है और उसके पुराने क्लासमेट्स बुरा महसूस करते हैं, क्योंकि अब वे उससे वैसे बात नहीं कर सकते। कुछ लड़की छात्र उसकी ताकत का राज पूछती हैं, मानकर कि वो किसी ग्रेट नोबल मेज का खून लिए हुए है। एक एस क्लास छात्र नोटिस करता है कि कुसानागी सारा अटेंशन मिलने से कितना चिढ़ा हुआ लग रहा है। उसे शक होता है कि ऐसा ताकतवर स्टूडेंट सच में है भी या नहीं। कुसानी के क्लासमेट्स उसका बचाव करते हैं और पुष्टि करते हैं कि उसने अकेले ही डीमन कैप्टन को हराया है, लेकिन एस क्लास छात्र अब भी यकीन नहीं करता और सोचता है कि ये सारी कहानी ही अजीब लग रही है। कुसानागी इस मौके का फायदा उठाकर क्लास से निकल जाता है और राहत महसूस करता है। युइका उसे ढूंढती है और मजाक में पूछती है कि क्या वो परेशानी में है। वह नहीं चाहता कि उसे छेड़ा जाए, लेकिन वह फिर भी बात करती रहती है। वो मानती है कि ये सब तो स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो वो माइटी सेवियर है जिसने पूरे स्कूल को बचाया। कुसानागी को याद आता है कि युइका को भी एस क्लास में प्रमोट किया गया था उसकी मेहनत के कारण, लेकिन वो बहुत खुश नहीं लग रही। जब वो पूछता है तो युइका आश्वस्त करती है कि वो खुश है, लेकिन उसकी खुशी का कारण कोई और है जो एस क्लास में है। अचानक कुसानागी को रुका की याद आती है और वो पूछता है कि क्या वो अब बेहतर है। युइका सकारात्मक जवाब देती है और बताती है कि अब वे पहले से ज्यादा बातें कर रहे हैं। कुसानागी सोचता है कि ये अच्छी बात है और युइका भी इससे खुश होती है। वह उसका धन्यवाद करती है। अचानक कुसानागी हल्के से उसके सिर पर थपकी देता है, जिससे युइका शर्मिंदा होकर पूछती है कि ऐसा क्यों किया। वो साफ करता है कि वो नहीं चाहता कि वो बार बार उसका धन्यवाद करे। एक बार काफी है। युइका मुस्कुराने लगती है। एक कॉन्फ्रेंस में एक आदमी अन्य देशों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस खत्म करता है। उन्हें पता है कि अगली कलामिटी के लिए सपोर्ट मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि बाकी देश पहले ही अपने प्लान्स और मेजर्स से परेशान हैं। उनमें से एक स्टूडेंट द्वारा बॉस मॉन्स्टर को हराने की खबर का जिक्र करता है। बाकी लोग समझाते हैं कि वो एक अजीब स्थिति थी और यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट भी पूरी तरह हार गया था। उन्हें लगता है कि शायद ये कोई गलत फहमी है और बाकी देशों को भी शक रहेगा। आदमी अपने आदमियों को आदेश देता है कि नोबल मेजेस को वापस लाएं, ताकि अगली
अगली कलामिटी के लिए तैयारी की जा सके। स्कूल की छत पर रुका और कात्सुरागी की मुलाकात कुसानगी और युइका से होती है। वे कुछ पल के लिए एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर रुका बताती है कि वो कुसानगी से कुछ पूछना चाहती है। वो चाहती है कि कुसानगी उसे अपनी शिष्या बना ले। कुछ दिनों बाद रुका अपनी बहन के साथ बैठकर बात करती है। उसे याद आता है कि उस आपदा को प्रोटैगनिस्ट ने रोका था। उसकी बहन इस बात की पुष्टि करती है और याद दिलाती है कि वही कुसानगी था जिसने डीमन कैप्टन को हराया था, वो भी 4 लेवल सिंथेसिस मैजिक का इस्तेमाल करके। रुका ये सुनकर दंग रह जाती है। उसे याद आता है कि यहाँ तक कि हाई लेवल मेजेस भी इतनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रुका उसे भरोसा दिलाती है कि वो सच बोल रही है और रुका अपनी छोटी बहन की बातों पर भरोसा करते हुए मुस्कुराने लगती है। युका सोचती है कि उसकी बड़ी बहन को ऐसा क्यों लगता है कि वो झूठ नहीं बोलती। रुका को याद आता है कि युइका हमेशा से एक सीधी सादी बच्ची रही है, आज्ञाकारी, कभी झूठ न बोलने वाली, विनम्र लेकिन मेहनती। आखिरकार वो मानती है कि उसकी छोटी बहन बेकार नहीं है और ये भी मान लेती है कि जिद्दी तो असल में वो खुद थी। युका समझ जाती है कि उसकी बहन बस उसकी चिंता करती है। वो पूरे आत्मविश्वास से खड़ी होती है और अपनी बड़ी बहन को आश्वस्त करती है कि वो बहुत ताकतवर बनेगी ताकि उसकी बहन को अब उसकी चिंता करने की जरूरत न पड़े। रुका अपनी बहन की बातें ध्यान से सुनती है और समझ जाती है कि वो कितनी बड़ी हो गई है। युका जब उसकी तारीफ सुनती है तो बिना रुके मुस्कुराने लगती है। रुका जानती है कि कोई भी छात्र कुसानगी के करीब नहीं पहुंच सकता और उसे शक है कि शायद उसका पिता भी उससे कमजोर हो। वो युइका से मदद मांगती है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बस यूं ही चलती रही तो ज्यादा से ज्यादा एक हाई क्लास मेज बन पाएगी। इसलिए उसे कुसानगी की मदद जरूरी है ताकतवर बनने के लिए। वर्तमान में रुका अपने सारे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। उसे वाकई अफसोस है कि उसने सबको नीचा समझा। उसे पता है कि उसकी मांग कितनी बेहूदी और खुदगर्ज है, लेकिन अब वो अपना अहंकार निगलकर ईमानदारी से बात करना चाहती है। रुका उम्मीद करती है कि कुसानगी उसे अपनी शिष्या बना लेगा। आवर बॉय मान जाता है, जिससे रुका चौंक जाती है। वो पुष्टि करता है कि हाँ, वो उसे शिष्या बना सकता है, लेकिन रुका समझ नहीं पाती कि वो इतना अच्छा क्यों बन रहा है। वो उसे अजीब कहता है, पहले तो मांग करती है और फिर ऐसा व्यवहार करती है। रुका मानती है कि वो सही कह रहा है, लेकिन फिर भी समझ नहीं पाती कि वो इतना दयालु क्यों है, खासकर तब जब उसने उसके साथ इतनी बुरी बातें की थीं। वो साफ कर देता है कि उसने रुका की माफी स्वीकार कर ली है और उसे माफ भी कर दिया है। बस बात खत्म। रुका कुछ कह नहीं पाती। कात्सुरागी इस मौके का फायदा उठाता है और वही अनुरोध करता है। प्रोटैगनिस्ट मान जाता है क्योंकि 2 लोगों को सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है और ये सुनकर वो लड़का खुश हो जाता है। युका अपनी बहन से कहती है कि उसका दोस्त बस बहुत अच्छा है। कात्सुरागी उसे रहस्यमयी भी कहता है। उसी दिन बाद में प्रोटैगनिस्ट को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है। शिदु खुद को मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के बीस्ट काउंटर मेजर्स डिवीजन का सदस्य बताता है। सोनाटा भी अपना परिचय देती है। दोनों सिर झुकाकर आभार जताते हैं और मानते हैं कि उसकी मदद के बिना न केवल नागरिक बल्कि उनकी टीम के सदस्य भी तुरंत मारे जाते। कुसानगी पूछता है कि क्या उन्हें और कुछ चाहिए और उन्हें लगातार धन्यवाद कहने से मना करता है। उसे लगता है इतना बहुत है। शिदु उसे बताता है कि जांच खत्म हो चुकी है, लेकिन एक बात है जो उसका ध्यान खींच रही है। कुसानगी पूछता है कि वो क्या है। शिदु बताता है कि उसे पता चला है कि आवर बॉय को अपने मेज पावर्स एक सड़क हादसे के बाद मिले। उसके सहपाठी और आसपास के लोग भी यही कह रहे हैं, लेकिन एक छात्र ने यहाँ तक कह दिया कि उस एक्सीडेंट के बाद प्रोटैगनिस्ट एक पूरी तरह नया इंसान बन गया था। कुसानगी चुप रहता है और जांच सुनता है। शिदु ने पता किया कि उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया और अचानक उसकी जादुई ताकत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा कि उसने डीमन कैप्टन को आराम से हरा दिया। युइका उसे रोकती है और पूछती है कि वो ये सब क्यों कह रहा है। शिदु सवाल बदल देता है और पूछता है कि क्या वो किसी ब्लैक मैजिशियन को जानता है। आवर बॉय उस नाम को नहीं पहचानता, लेकिन शिदु उसे एक वीडियो दिखाता है और बताता है कि ब्लैक मैजिशियन वो है जिसने मैजिकल बीस्ट्स को हराया और इलाके की सफाई करते हुए लोगों की रक्षा की। वो अपना चेहरा छुपाकर केवल रात में बाहर आता है। शिदु को हैरानी है कि उसने इतना फेमस वीडियो नहीं देखा। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। युइका बीच में आती है और पूछती है कि वो ये सब बातें कुसानगी को क्यों बता रहा है। शिदु मुस्कुराकर कहता है कि वे दोनों सिर्फ उम्र में ही नहीं बल्कि कद काठी में भी एक जैसे हैं। उसे पता चला है कि ब्लैक मैजिशियन बहुत ताकतवर और सक्षम है। उसे शक है कि उसके उम्र का कोई छात्र ऐसे काम कर सकता है। दूसरी अजीब बात यह है कि ब्लैक मैजिशियन ने अपनी गतिविधियां उसी समय शुरू की जब आवर बॉय अस्पताल से छुट्टी पाकर बाहर आया था। शहर में बिना परमिट या योग्यता के जादू का इस्तेमाल पूरी तरह गैर कानूनी है। अगर कोई छात्र ऐसा करता है तो ज्यादातर मामले एकेडमी को हैंडल करने होते हैं, लेकिन हाल ही में इसने पब्लिक अटेंशन बहुत ज्यादा पा ली है, इसलिए पुलिस को दखल देना पड़ा। शिदु साफ करता है कि सिर्फ निष्कासन काफी नहीं होगा, लेकिन अगर प्रोटैगनिस्ट खुद स्वीकार करता है तो वे सजा कम करने में मदद कर सकते हैं, इसलिए उसे सोच समझकर जवाब देना होगा। शिदु एक बार फिर पूछता है क्या वो ब्लैक मैजिशियन है। कुसानगी बिना किसी हाव भाव के साफ मना कर देता है। शिदु राहत की सांस लेकर मुस्कुराता है, खुश होता है ये जानकर कि आवर बॉय ब्लैक मैजिशियन नहीं है। वो उसे धन्यवाद देता है और फिलहाल के लिए चला जाता है। बाहर जाते हुए शिदु
सिद्धू हैरान होता है कि आओ बॉय ने एक भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाया। वो उसकी हिम्मत की तारीफ करता है कि अगर वो सच में ब्लैक मैजिशियन है तो कितना निर्भीक होकर झूठ बोला। उसे लगता है कुसानगी एक आम छात्र जैसा बिल्कुल नहीं है और कुछ तो छिपा रहा है। सोनाटा पहले से जानती है कि कुसानागी ही ब्लैक मैजिशियन है क्योंकि उनकी आवाजें मिलती हैं। वो सोचती है कि शायद उसकी नीयत उस रात बस लोगों को बचाने की थी। सोनाटा तय करती है कि वो उसकी पहचान छुपाए रखेगी, भले ही एक पुलिस अफसर के लिए ये विफलता मानी जाए। उसे विश्वास है कि प्रोटैगनिस्ट एक अच्छा इंसान है। सिद्धू तय करता है कि वो पूरी कोशिश करेगा ब्लैक मैजिशियन की पहचान उजागर करने की, जबकि सोनाटा सोचती है कि उसकी मदद कैसे की जाए और पहचान कैसे छुपाई जाए। कुछ समय बाद इस क्लास की होमरूम टीचर मिजुआ युइका और कुसानागी मिनाटो दोनों को पूरी क्लास से परिचित कराती हैं। वो उम्मीद करती हैं कि बाकी छात्र उनसे अच्छे से पेश आएंगे। छात्र पूछने लगते हैं क्या वो सच में वही है जिसने डीमन कैप्टन को हराया। लड़कियां युइका से पूछती हैं कि नोबल मेज होने पर कैसा महसूस हो रहा है। टीचर सभी को बैठने की सलाह देती है क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। वो देखकर चौंक जाती हैं कि दोनों नए छात्र कितने मशहूर हो चुके हैं। कुसानिगी को पूरा दिन सवालों का जवाब देना पड़ा और उसे बहुत बुरा लग रहा है। उसे याद आता है कि इसी वजह से वो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था। पीछे से कोई उसे आवाज देता है। एमसी पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि वो लड़की जिसके उसने पहले जान बचाई थी उसके सामने खड़ी है। वो उम्मीद करती है कि उसे थोड़ा समय देना बुरा नहीं लगेगा। जैसे ही एमसी खुद को फिर से रूफटॉप पर पाता है वो सोचता है कि क्या ये कोई आम बात है कि जब भी कुछ बात करनी हो लोग ऊपर ही आते हैं। युवा उसका पीछा करती है और दीवार के पीछे से देखती है कि क्या हो रहा है। वो सोचती थी कि उसे थोड़ा प्राइवेट ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और समझ नहीं पाती कि वो रूफटॉप पर क्यों है। उसे उस लड़की के साथ एमसी को अकेला देखकर थोड़ा जलन महसूस होता है और वो सुनने की कोशिश करती है कि दोनों क्या कर रहे हैं। लड़की पूछती है कि क्या उसे अभी भी याद है कि वो कौन है, लेकिन एमसी कहता है कि नहीं। वो याद दिलाती है कि उसी ने उसकी जान बचाई थी जब कैलामिटी हुआ था और तभी उसे याद आता है कि वो कौन है। लड़की बताती है कि वो मरने ही वाली थी कॉम्बैट लेसन में मैजिकल बीस्ट की वजह से, लेकिन तभी किसी ने अपनी मैजिक यूज की और उसे बचाया। उसे लगता है कि वो मैजिक कुसानागी का था। वो याद करता है और लड़की उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसकी जान बचाई। एमसी कहता है कि उसने बस जितना बन पड़ा उतना किया। लड़की शर्मा जाती है और कहती है कि वो बहुत कूल है। युवा सुनने की पूरी कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी साफ सुनाई नहीं देता। लड़की अपने फीलिंग्स का इजहार करती है और कहती है कि वो एमसी से प्यार करती है। वो चाहती है कि वो उसके साथ डेट पर चले। युवा शॉक्ड हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वो लड़की अपने दिल की बात कह रही है। एमसी ज्यादा हैरान नहीं होता। लड़की कहती है कि वो जानती है कि उसमें ज्यादा खास बातें नहीं है, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगी, इसलिए उसे उम्मीद है कि एमसी उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेगा। कुसानिगी मुस्कुराता है और लड़की को उसके इजहार के लिए शुक्रिया कहता है। लड़की मुस्कुराती है लेकिन एमसी आगे कहता है कि उसे माफ करना होगा। लड़की की मुस्कान एकदम से गायब हो जाती है। एमसी शालीनता से कहता है कि उसके पास डेटिंग के लिए समय नहीं है क्योंकि उसे एक बहुत जरूरी काम करना है। लड़की उसकी बात समझ जाती है और फिर से मुस्कुराने की कोशिश करती है। वो खुश है कि एमसी ने सीधे और ईमानदारी से जवाब दिया और अब वो उसे भूलने का फैसला करती है। लड़की आंखों में आंसू लिए रूफटॉप से चली जाती है। कुसानागी युवा को छुपने से मना करता है और कहता है कि अब बाहर आ जाओ। वो पकड़ी जाती है और अजीब सी मुस्कान के साथ बाहर आती है। उसे लगता है कि इस बार उसने अपनी माना को अच्छी तरह से छुपाया था और सोचती है कि एमसी ने कैसे पकड़ लिया। एमसी उसकी माना कंट्रोल को भयानक बताता है और कहता है कि उसकी माना तो चारों ओर फैल रही है। ये दूसरी बार है जब उसने उसे ऐसे चुपके से आते हुए पकड़ लिया है। वो सोचता है कि शायद उसे पीपिंग फेटिश है। युवा शर्मिंदा होते हुए कहती है कि वो बस गलत समय पर आ गई थी, उसका इरादा कुछ सुनने का नहीं था। वो पूछती है कि एमसी ने इतनी क्यूट और प्यारी लड़की को मना क्यों कर दिया। कुसानागी साफ करता है कि फिलहाल वो किसी को डेट नहीं करना चाहता। युवा हैरान होती है लेकिन एमसी सोचता है कि वो भले ही उसी स्कूल ईयर में हो, उम्र में बाकियों से बहुत आगे है। युवा को राहत सी महसूस होती है जब उसे पता चलता है कि एमसी किसी को डेट नहीं करना चाहता। वो नहीं समझ पाती कि उसे इतनी राहत क्यों महसूस हो रही है। वो चिंता भरी नजरों से उसे देखती है। कुसानागी उसे अपनी माना कंट्रोल पर काम करने की सलाह देता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। वो उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत मानता है। युवा मानती है कि उसे पता है और वो पूरी मेहनत करने का वादा करती है ताकि एक दिन एमसी भी उसे एक्नॉलेज करे। रात के समय एमसी एक नए इलाके में पहुंचता है जो मॉन्स्टर्स से भरा होता है। वो सोचता है कि कहीं कोई नया कैलामिटी तो नहीं आने वाला क्योंकि मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है। एक आदमी इलीगल तरीके से अपनी मैजिक से एक लड़की को परेशान कर
कर रहा होता है। वो कहता है कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि आसपास कोई नहीं है। कुसानगी बीच में आ जाता है और दिखाता है कि अभी भी कोई है जो आसपास है। वो ठग हैरान हो जाता है, लेकिन MC उसे कोई मौका नहीं देता और सीधे पेट में मुक्का मार देता है। वो अपनी मैजिक से उसे बेहोश कर देता है। उसे पता चलता है कि वो बस एक एमेच्योर मेज है और ठग है, लेकिन उसकी क्लोज कॉम्बैट स्किल्स बेहद खराब हैं। वो सोचता है कि शायद वो मेज से लड़ने की आदत में नहीं है। जिस लड़की को उसने बचाया वो उसे धन्यवाद देती है और पूछती है कि क्या वो ब्लैक मेज है। MC नाराज हो जाता है और उसकी बातों को अनदेखा करते हुए वहां से चला जाता है। कुसानगी को एहसास होता है कि वो ब्लैक मेज जिसके बारे में स्टूडेंट्स और पुलिस बात कर रहे थे असल में वही है। उसे समझ नहीं आता कि वो इतना पॉपुलर कैसे हो गया। अगले दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा होता है वो ब्लैक मेज के बारे में बात करता है। उसे याद आता है कि शिदू ने उस एमेच्योर मेज का जिक्र किया था जो सिर्फ रात में बाहर आता है। उसने भी कई लोगों से इसके बारे में सुना है, इसलिए वो बस क्यूरियस है। कत्सुरागी को लगता है कि ब्लैक मेज इंटरनेट पर काफी पॉपुलर हो गया है। MC मासूमियत से पूछता है कि इंटरनेट क्या होता है। वो सोचता है कि शायद ये कोई फिशिंग नेट जैसा होगा। सब हैरान रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि इस जमाने में भी कोई ऐसा है जो इंटरनेट के बारे में नहीं जानता। उन्हें समझ आ जाता है कि वो बहुत आइसोलेटेड रहता है, लेकिन ये तो हद से ज्यादा है। युवा समझाती है कि इंटरनेट एक इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। कोई भी उस पर किसी भी तरह की जानकारी शेयर कर सकता है, इसलिए ब्लैक मेज जैसी बातें तुरंत फैल जाती हैं। लोग वहां कुछ भी ढूंढ सकते हैं और वहां तस्वीरें और वीडियो भी होते हैं, इसलिए वहां सब कुछ मौजूद होता है। कुसानगी को अब जाकर समझ में आता है। कत्सुरागी उसे समझाता है कि वो अपने स्मार्टफोन से किसी भी तरह की जानकारी देख सकता है। वो उसे कहता है कि वो अपना फोन निकाले और कोई भी ऐप खोलकर देखे। कुसानगी का चेहरा खुशी से चमक उठता है जब वो पहली बार सर्च इंजन खोलता है। सब उसकी तारीफ करते हैं और बताते हैं कि अब वो इंटरनेट से कुछ भी देख सकता है। MC कहता है कि ये तो आसान है। युवा को याद आता है कि उसने ट्रेनिंग का वादा किया था। वो सोचती है कि अब ट्रेनिंग कब शुरू होगी। कुसानगी मान जाता है कि स्कूल खत्म होने के बाद वो उन्हें ट्रेनिंग देगा क्योंकि उन्होंने भी उसे स्मार्टफोन चलाना सिखाया है। वो सोचता है कि अब वो पूरी मेहनत से उन्हें ट्रेन करेगा। युवा को बुरा शक होता है जैसे ही वो उसकी ये बात सुनती है। ट्रेनिंग के दौरान सभी थककर जमीन पर गिर जाते हैं। कुसानगी निराश होता है क्योंकि अभी तो वार्म अप भी नहीं हुआ। वो चाहता है कि वो ऐसे ट्रेन करे जैसे उनकी जान उस पर टिकी हो। सब फिर से उठते हैं और कहते हैं कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। MC खुश होता है ये सुनकर और उन्हें आदेश देता है कि वो पूरी ताकत से उस पर हमला करें। वो अपनी मैजिक सर्कल्स निकालते हैं और उसकी बात मानते हैं। दूसरी ओर टोक्यो टावर के पास कुछ लोग देखते हैं कि कुछ सेकंड पहले सब नॉर्मल था। जैसे ही वो लाल आसमान को देखते हैं वो डर जाते हैं और सोचते हैं कि क्या हो रहा है। एक बड़ी मॉन्स्टर आर्मी जिसमें कई डीमन सोल्जर्स और डीमन कैप्टन्स होते हैं प्रकट होती है। जैसे ही सभी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तीनों फिर से गिर जाते हैं। MC पूछता है कि क्या उन्होंने हार मान ली। रोका और कात्सुरागी एक साथ उस पर हमला करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हार नहीं मानी है। MC एक बैरियर बनाता है और अपनी मैजिक बुलेट से उन्हें बिना किसी मेहनत के हरा देता है। दोनों घायल हो जाते हैं, लेकिन युवा पीछे से चुपके से आकर उसे ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश करती है। MC आसानी से उसका हमला चकमा दे देता है और फिर वही अटैक करके उसे भी हरा देता है। कुसानगी ब्रेक टाइम की घोषणा करता है और उन्हें थोड़ा आराम करने देता है। सब राहत महसूस करते हैं क्योंकि अब वो सांस ले सकते हैं। युवा पानी पीती है और कत्सुरागी कहता है कि MC तो बहुत ओवरपावर्ड है। रुका सहमत होती है और हैरान होती है कि टॉप स्टूडेंट भी उसकी ताकत के आसपास नहीं पहुंच पा रहा। युवा भी इसकी पुष्टि करती है और मानती है कि वो बाकी स्टूडेंट से बिल्कुल अलग है। वो उसके चेहरे को देखती है और फिर से वही अनॉयड एक्सप्रेशन पाती है। कुसानगी बताता है कि वो एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान खोने वाला था और जब उसने आंखें खोली तो उसके पास ये रहस्यमयी पावर्स आ गईं। उसे खुद भी इसकी वजह नहीं पता, इसलिए वो चाहता है कि कोई उससे इसके बारे में और न पूछे। रुका समझ जाती है कि शायद मरने के कगार पर पहुंचकर उसकी पावर्स अनलॉक हो गईं। युवा उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर असली बात समझ जाती है। उसे अफसोस होता है कि बाकी दोनों कितने भोले हैं। उसे लगता है कि कोई न कोई बड़ा कारण जरूर है जिसकी वजह से वो सच छुपा रहा है। वो तय करती है कि फिलहाल इसे भूल जाना ही ठीक होगा। कुसानी को खुशी होती है कि वो आसानी से सबको मूर्ख बना पाया। आखिर में जैसे ही सूरज डूबता है ट्रेनिंग सेशन खत्म होता है। कात्सुरागी कहता है कि ये एक जबरदस्त ट्रेनिंग थी। MC उसे टफ कहता है क्योंकि वो उसके एटीट्यूड को देखकर हैरान है। कात्सुरागी सोचता है कि शायद इसलिए क्योंकि वो पहले अकेले ट्रेन करता था। उसे बहुत भूख लग रही है और कहता है कि अब उसे घर जाकर खाना बनाना है। MC हैरान होता है कि वो खुद खाना बनाता है। वो उसकी अपीयरेंस देखकर ऐसा उम्मीद नहीं करता था। कत्सुरागी थोड़ी नाराजगी से पूछता है कि क्या MC हमेशा बाहर जाकर खाता है। MC कहता है कि वो सिर्फ कप नूडल्स खाता है जिससे वो चौंक जाता है। कुसानगी हैरान होता है कि ये नई दुनिया कितनी कन्वीनियंट है। उसका दोस्त उसे इतनी अनहेल्दी आदतों के बारे में चेतावनी देता है और कहता है
कि उसका शरीर इस तरह ज्यादा नहीं चल पाएगा। एमसी थोड़ा अजीब महसूस करता है ये देखकर कि कोई उसके लिए इतना फिक्रमंद है। कत्सुरागी उसे पकड़ लेता है और तय करता है कि अब वो उसे अपने घर ले जाएगा ताकि साथ में खाना खा सके। एमसी थोड़ा मना करता है लेकिन वो नहीं मानता और उसे खींचता हुआ ले जाता है। कुसानेगी मुस्कुराता है और खुश होता है कि उसे ऐसा दोस्त मिला। जैसे ही वे दोनों उसके अपार्टमेंट पहुंचते हैं, एमसी बच्चों के साथ फंस जाता है जबकि कत्सुरागी सभी के लिए खाना बनाता है। वो खाना बनाने के बाद माफी मांगता है लेकिन देखता है कि एमसी बच्चों की देखभाल जादू से कर रहा है। एमसी उसे चिंता न करने को कहता है। वो जादू से बच्चों के लिए बुलबुले बनाता है। कत्सुरागी उसे उसकी हरकत के लिए बेवकूफ कहता है और सलाह देता है कि अपार्टमेंट में जादू का इस्तेमाल न करे। वो हैरान होता है कि जादू का उपयोग इस तरह की चीजों के लिए भी हो सकता है। एक छोटा बच्चा एमसी को डांट खाने के बाद सांत्वना देता है। कत्सुरागी हैरान होता है कि वो बच्चों की देखभाल करने में कितना अच्छा है। एमसी को अचानक अपने पिछले जीवन की कलामिटी याद आ जाती है। वो बच्चों को कीमती बताता है। कत्सुरागी उसे उसकी आवाज के लिए बूढ़ा कहता है लेकिन एमसी उसे चुप रहने के लिए कहता है। वो बच्चों को किताब पढ़ने में मदद करते हुए मजा लेने लगता है। वे सभी एक साथ खाना शुरू करते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं। बच्चे खुशी खुशी स्वादिष्ट खाना खाते हैं। एमसी उसे ट्राई करता है और खाने की गुणवत्ता से हैरान हो जाता है। वो भावुक हो जाता है क्योंकि उसे याद नहीं कि आखिरी बार उसने अच्छा खाना कब खाया था। वो पछताता है कि उसने इतनी देर तक खुद की देखभाल नहीं की क्योंकि वो लगातार लड़ाई में फंसा रहा। कुसानेगी अपने दोस्त से उसके माता पिता के बारे में पूछता है। वो बताता है कि उसका कोई पिता नहीं है। उसकी माँ को देर रात तक काम करना पड़ता है, इसलिए घर का सारा काम और बच्चों की देखभाल वही करता है। जब समय मिलता है तो पार्ट टाइम जॉब भी करता है। कुसानेगी उसकी दिनचर्या सुनकर चौंक जाता है लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि उसे अपने परिवार की देखभाल करना पसंद है। एमसी समझता है और याद करता है कि वो एक पूरा मसल हेड है जिसे कठिन चीजें पसंद हैं। वे सभी एक साथ सो जाते हैं। वो एमसी से माफी मांगता है कि उसे उन स्वार्थी बच्चों के कारण उनके घर रुकना पड़ा। वो बुरा नहीं मानता और कहता है कि कभी कभार ऐसा करना अच्छा है। कत्सुरागी राहत महसूस करता है और उसका आभार व्यक्त करता है। एमसी समझ नहीं पाता कि वो धन्यवाद क्यों दे रहा है तो वो बताता है कि ये सब रुका के बारे में है। वो हाल ही में ज्यादा खुश दिखती है और उसे लगता है कि ये सब कुसानी की वजह से है। एमसी सोचता है क्या ये किसी तरह का प्यार है। वो उससे पूछता है कि क्या वो रुका के लिए कुछ फील करता है लेकिन कत्सुरागी इनकार करता है। वो बताता है कि वे दोनों मिसफिट्स हैं जिन्हें औरों से घुलना मिलना नहीं आता, इसलिए अच्छे दोस्त बन गए। कुसानी को ये अपनी स्थिति से मिलती जुलती लगती है। अगले दिन कुसानेगी और उसका दोस्त एक साथ स्कूल की तरफ जाते हैं। यूका गुस्से में होती है कि वे इतने लेट क्यों हैं। कत्सुरागी बताता है कि एमसी लगातार सोता रहा। वे दोनों जानते हैं कि लड़कों ने साथ में स्लीप ओवर किया था। यूका जल जाती है और पूछती है क्या उन्होंने साथ में ट्रेनिंग की थी। एमसी सोचता है वे जैसे सामान्य बात कर रहे हैं। वो मानता है कि उसे मजा आ रहा है। शिदु सोनाटा के साथ आता है और एमसी से कुछ मिनट मांगता है। एमसी उन्हें दोबारा देखकर चिढ़ जाता है। शिदु माफी मांगता है लेकिन बताता है कि यह बहुत जरूरी है। सोनाटा बताती है कि टोक्यो टावर के पास अचानक मॉन्स्टर्स प्रकट हो रहे हैं। उसे लगता है कि ये कलामिटी से जुड़ा है। वे कुसानेगी से मदद मांगते हैं। एमसी इससे बचना चाहता है क्योंकि वो सिर्फ एक स्टूडेंट है लेकिन शिदु मानता है कि ऐसा कहना सही नहीं क्योंकि वो अकेले ही कलामिटीज रोक सकता है। वो सीधा कहता है कि पुलिस इस स्थिति को हैंडल नहीं कर पा रही, इसलिए उनकी मदद चाहिए। कुसानेगी पूछता है कि क्या ऐसे मामलों की जानकारी देना सही है लेकिन शिदु बताता है कि अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। वो औपचारिक रूप से एमसी से मॉन्स्टर से लड़ने में मदद मांगता है। कुसानेगी मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो भीड़ से बचना चाहता था लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शिदु वादा करता है कि उसे उचित कॉम्पेंसेशन मिलेगा और एकेडमी को संपर्क करने की जरूरत नहीं है। युवा और उसके दोस्त भी मदद करना चाहते हैं। रुका को भरोसा है कि वे पीछे से सपोर्ट कर सकते हैं और कत्सुरागी सहमत होता है। शिदु उन्हें धन्यवाद देता है लेकिन साथ चलने से मना कर देता है क्योंकि ये संभव नहीं है। रुका उसे मनाने की कोशिश करती है लेकिन शिदु मानता है कि वे असली लड़ाई के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि वे सिर्फ एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स हैं। वो पूछता है क्या उनमें से कोई भी कुसानेगी के लेवल के करीब आता है। वे सब शर्मिंदा और चुप हो जाते हैं। शिदु उन्हें एकेडमी लौटने की सलाह देता है और एमसी को अपने साथ ले जाता है। एमसी उम्मीद करता है कि उसके दोस्त एक दिन उसके बराबर पहुंच पाएं और वे सभी मोटिवेट हो जाते हैं और आत्मविश्वास से जवाब देते हैं। पुलिस हेडक्वार्टर्स में एमसी एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होता है। एक आदमी बताता है कि टोक्यो टावर के पास सैकड़ों मैजिकल बीस्ट्स दिख रहे हैं और उन्हें फौरन कोई योजना बनाकर सिविलियंस की रक्षा करनी होगी। वो बताता है कि उनके पास एक स्टूडेंट है जिसने हाल ही में मैजिक एकेडमी पर आई कैलामिटी में बड़ी भूमिका निभाई थी। वो एमसी को
खड़ा होने को कहता है। MC उसकी बात मानता है और कुछ लोग उसके बारे में पीठ पीछे बातें करते हैं। उनमें से एक नहीं समझ पाता कि कोई बच्चा उनके काम में कैसे शामिल हो सकता है। दूसरा बताता है कि MC ही वो है जिसने डीमन कैप्टन को अकेले हराया था। वो इसे बकवास कहता है क्योंकि विश्वास करना मुश्किल है। सोनाटा शर्मिंदा हो जाती है। शिदू बोल पड़ता है और सबको बताता है कि MC ही वो स्टूडेंट है जिसने अकेले कैलामिटी को रोका और डीमन कैप्टन को हराया। वो अपनी बात की गारंटी देता है क्योंकि उसने सब कुछ करीब से देखा है। वो मानता है कि MC जितना ताकतवर कोई नहीं है क्योंकि वो 50 साल बाद हुई कैलामिटी में शामिल था। शिदू को लगता है कि उसे अपने साथ लेना सही निर्णय है। वो चाहता है कि सब लोग MC को एक पार्टनर के रूप में ट्रीट करें, स्टूडेंट नहीं। लोग अब भी नहीं मानते और सोचते हैं कि वो एक स्टूडेंट है जो प्रोफेशनल्स के बीच खुद को बड़ा दिखा रहा है। लीडर बताता है कि नया चेहरा आ जाने के बावजूद उनका लक्ष्य वही रहेगा। वो सबको मॉन्स्टर्स को मारने का आदेश देता है। जब सब बाहर जाते हैं, शिदू MC से माफी मांगता है जो उसने सुना। MC कहता है कि कोई बात नहीं और सोचता है शायद उसकी एंट्री ने उन्हें खराब मूड में डाल दिया। शिदू उसकी मैच्योरिटी देखकर हैरान होता है और सोनाटा की तरफ ध्यान देता है। वो रोते हुए बताती है कि वो इन लोगों को रोकने के लिए बहुत डरी हुई थी। MC उसे चिंता न करने को कहता है क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि कुछ लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो मुस्कुराती है और उसे एक वंडरफुल इंसान कहती है। जब वे टोक्यो टावर की ओर जाते हैं, MC पूछता है कि उनके पास कितनी कॉम्बैट पावर है। पुलिस वाला बताता है कि उनके पास 80 मेजेस हैं। उनमें से कुछ ही हाई रैंक हैं, बाकी मिडिल रैंक मेजेस हैं। MC जानता है कि मिडिल रैंक मेजेस लेवल 2 मैजिक का उपयोग कर सकते हैं जबकि हाई रैंक वाले लेवल 3 तक। शिदू मानता है कि ये सुनने में कमजोर लगता है लेकिन MC उन सब में सबसे ताकतवर है क्योंकि वो लेवल 4 सिंथेसिस मैजिक यूज कर सकता है। MC पूछता है क्या कोई प्लान है, लेकिन शिदू निराश होकर बताता है कि ये सिर्फ एक मैजिक बैटल होगी, कोई प्लान नहीं है। शिदू मानता है कि अगर केवल डीमन सोल्जर्स और मैजिकल बीस्ट्स ही हैं तो वे जीत सकते हैं, लेकिन डीमन कैप्टन से ऊपर कोई हुआ तो प्रॉपर प्लानिंग चाहिए क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस और इमेंस पावर होती है। शिदू सोचता है कि इतनी सीधी लड़ाई स्ट्रैटेजी कहलाने लायक भी नहीं है। MC पूछता है कि क्या उनके पास कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं है जो मॉन्स्टर्स को हरा सके। पुलिस वाला बताता है कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है और इसलिए वे बस आसानी से मूव होने वाले कपड़े या सूट पहनते हैं। MC को याद आता है कि पहले एंटी बीस्ट इक्विपमेंट हुआ करते थे। शिदू बताता है कि अब वो बहुत रेयर हो चुके हैं और सिर्फ मेज नोबल्स के पास होते हैं। MC चौंक जाता है क्योंकि उसके समय में ये आम थे। वो समझता है कि शांत समय के कारण मैजिक और मेजेस का इस्तेमाल कम हो गया, लेकिन इतनी ज्यादा बदलाव समझ से बाहर है। वो सोचता है कि पिछले 50 सालों में क्या हुआ। शिदू उसके एक्सप्रेशंस को गौर से देखता है। वे आखिरकार टोक्यो टावर पहुंचते हैं। MC को लगता है कि कोई कैलामिटी नहीं है, लेकिन मॉन्स्टर्स की संख्या असामान्य है। वो सोचता है कि क्या हो रहा है। पहले जो पुलिस वाले उसकी बुराई कर रहे थे वे भी संख्या देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें इस रिपोर्ट की जानकारी नहीं थी। जब वे दोनों मॉन्स्टर्स के बीच एक डीमन कैप्टन को देखते हैं तो वे पूरी तरह निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस या नोबल मेजेस से मदद मांगनी होगी। शिदू उन्हें आश्वस्त करता है कि उसने पहले ही बैकअप बुलाया है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा क्योंकि इलीगल मेज एक्टिविटीज बढ़ रही हैं और मॉन्स्टर्स की संख्या भी। ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ही बहुत काम में उलझी हुई हैं। पुलिस वाले सोचते हैं कि क्या उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है और क्या उन्हें इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स का सामना खुद करना होगा। वे इसे सुसाइड मिशन मानते हैं और हिचकिचाते हैं। शिदू के पास और कोई उपाय नहीं होता, इसलिए वो अपनी ईगो छोड़कर MC से मदद मांगता है। वो पूछता है क्या इन्हें हराया जा सकता है। MC पॉजिटिवली जवाब देता है। वे जो पहले उसे नापसंद कर रहे थे अब भी उस पर शक करते हैं और सोचते हैं कि एक बच्चा इतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे हरा सकता है। MC को कुछ अजीब लगता है और वे सोचते हैं वो क्या देख रहा है। जैसे ही मॉन्स्टर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, अचानक आसमान का रंग बदलकर लाल हो जाता है। सोनाटा और बाकी पुलिस वाले समझ जाते हैं कि एक कैलामिटी शुरू होने वाली है। शिदू पुलिस हेडक्वार्टर्स से हर पोस्ट को मैसेज देता है कि जापान में कैलामिटी आ गई है। जैसे ही मॉन्स्टर्स सिविलियंस पर हमला करते हैं, शिदू दोहराता है कि कैलामिटी आ चुकी है। वो सबको आदेश देता है कि लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता है और उन्हें जल्दी से काउंटर मेजर्स लेने होंगे क्योंकि वे एक अर्बन एरिया में फंसे हुए हैं। शिदू और उसके लोग जो कुछ हो रहा है उसे देखकर परेशान हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। पुलिसमैन फिर से कैलामिटी को प्रकट होते हुए देखकर डर जाते हैं और सवाल करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि एक कैलामिटी एक प्राकृतिक घटना होती है, लेकिन वो देखता है कि ये खास तौर पर उन मैजिकल बीस्ट्स की वजह से हो रही है जो पहले दिखाई दिए थे। उसे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा कैसे किया, लेकिन वो सोचता है कि क्या उन्होंने पिछले 50 वर्षों में एक नया तरीका सीख लिया है। शिदू के लोग कहते हैं कि वे बिना किसी बैकअप के हारने वाली लड़ाई नहीं लड़ सकते। उन्हें पहले खुद को फिर से संगठित करने की जरूरत है। कैलामिटी आगे बढ़ने
बढ़ने लगती है और बीस्ट्स शहर की ओर बढ़ने लगते हैं जहां आम नागरिक रहते हैं। पुलिसमैन आपस में बहस करने लगते हैं। कुछ मानते हैं कि इससे सिविलियंस को नुकसान होगा, इसलिए उनके पास इन्हें हराने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। दूसरे इसे सुसाइड मिशन कहते हैं और मानते हैं कि वे जीत नहीं सकते। कोई टिप्पणी करता है कि पुलिस अब दयनीय हो गई है, जिससे वो व्यक्ति नाराज हो जाता है जो लड़ाई में जाने से डर रहा था। वो साफ कर देता है कि वे इतने सारे मैजिकल बीस्ट से नहीं जीत सकते। कुसानागी बिल्डिंग से कूदता है और सबको बताता है कि वे निश्चित रूप से जीत सकते हैं। वह मुस्कुराता है और अपनी मैजिक सर्कल्स का उपयोग करते हुए मॉन्स्टर्स की ओर बढ़ता है। वह उनके बीच में उतरता है और जैसे ही मॉन्स्टर्स उसे देखते हैं वे सभी उस पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पुलिसमैन उसे भागने के लिए चेतावनी देते हैं, नहीं तो उसकी जान जा सकती है। कुसानगी तीसरे स्तर की मैजिक विंड कटर का इस्तेमाल करता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। मॉन्स्टर्स तुरंत मर जाते हैं, लेकिन कुछ डीमन सोल्जर्स सक्रिय हो जाते हैं। वे प्रोटैगनिस्ट पर कई हमले करते हैं, लेकिन वो अपनी शील्ड्स के कारण बिल्कुल भी घायल नहीं होता। बैरियर इतना उपयोगी साबित होता है कि वो फैसला करता है कि वो बायस्टैंडर्स के लिए भी एक बैरियर लगाएगा ताकि कैलामिटी के दौरान कोई घायल न हो। जैसे जैसे वो और मॉन्स्टर्स को काटता जाता है, शिदू उसकी ताकत देखकर चौंक जाता है। वो नहीं मानता कि कोई एक साथ कई मैजिक एट्रीब्यूट्स का उपयोग कर सकता है। वो सोचता है कि सिर्फ कुसानागी ही ऐसा कर सकता है। वो सबको आगे बढ़ने और प्रोटैगनिस्ट को फॉलो करने का आदेश देता है। सोनाटा दौड़ पड़ती है प्रॉपर बैकअप देने के लिए। बाकी पुलिसमैन डरते हैं, लेकिन वे भाग नहीं सकते, इसलिए वे सभी मोटिवेट होकर बैटलफील्ड की ओर दौड़ पड़ते हैं। पुलिसमैन मॉन्स्टर्स से लड़ाई शुरू कर देते हैं। प्रोटैगनिस्ट उनकी कैपेबिलिटीज देखकर चौंकता है। डीमन कैप्टन मॉन्स्टर की भीड़ से प्रकट होता है। एक पुलिसमैन उसे देखता है और निराश हो जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि सिर्फ एक लेजेंडरी क्लास मेज ही ऐसे राक्षस को हरा सकता है। कुसानगी फिर से अपनी वाटर सर्पेंट मैजिक का इस्तेमाल करता है और पुलिसमैन को आश्वस्त करता है कि डीमन कैप्टन को वो संभाल लेगा, जबकि वे बाकी को देखें। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वो डीमन कैप्टन को हरा देता है, जिससे सब चौंक जाते हैं। वे मान लेते हैं कि वो बेहद ताकतवर हैं। शिदू सबको लड़ाई जारी रखने का आदेश देता है जब तक बॉस मॉन्स्टर प्रकट नहीं होता। वो उन्हें बाकी सब संभालने को कहता है और कुसानगी को डीमन कैप्टन और उससे भी ताकतवर को संभालने को कहता है। मॉन्स्टर से लड़ते हुए प्रोटैगनिस्ट को 60 साल पहले हुई वर्ल्ड वाइड कैलामिटी याद आती है, जो पहली कैलामिटी थी। उस घटना के बाद कैलामिटीज आम हो गईं और बार बार प्रकट होने लगीं, दुनिया को तबाह करती रहीं। वो नहीं चाहता कि जो 60 साल पहले हुआ वो दोबारा हो, क्योंकि कैलामिटी पूरे विश्व में फैल जाएगी। वो खुश है कि वह यहाँ है और दृढ़ संकल्पित है कि वो मानवता को बचाएगा। सोनाटा पर एक डीमन सोल्जर हमला करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बीच में आता है और उसे तुरंत मार देता है। वह याद करती है कि ये वही स्थिति है जैसे उस रात थी। वह पूछता है कि क्या वो ठीक है। सोनाटा उसका धन्यवाद करती है और उठने की कोशिश करती है। प्रोटैगनिस्ट को लगता है यह वही दोहराई जा रही स्थिति है। वह चिंतित हो जाता है और घबराकर पूछता है कि क्या वो समझ गई है। सोनाटा नहीं समझती कि वो ब्लैक मेज क्यों बना। वो सोचती है कि वो कितना मजबूत है, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो उसे अजीब सवाल पूछने के लिए नापसंद करे। वो शर्माकर खुद को अजीब सोचने से रोकती है, क्योंकि वो सिर्फ एक स्टूडेंट है। फिर से एक हमला होता है, लेकिन कुसानगी उसे फिर से बचा लेता है और सावधान रहने को कहता है। वो माफी मांगती है। वो कहता है कि वो उसके पास ही रहे ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। वो देखता है कि वो कॉम्बैट मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। सोनाटा फिर से ब्लश करती है और उसके निर्देशों का पालन करती है। वो सोचती है कि क्या वो सच में एक स्टूडेंट है, क्योंकि वो उससे कहीं ज्यादा मैच्योर लग रहा है। अचानक सभी पुलिस मेजेस एक भारी दबाव महसूस करते हैं। वे डर से कांपने लगते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है। एक मॉन्स्टर प्रकाश से बाहर निकलता है। शिदू देखता है कि ये डीमन कैप्टन का एक सब स्पीशीज है। वह सवाल करता है कि अब एक उच्च स्तरीय डीमन कैप्टन क्यों आ रहा है। पुलिसमैन को लगता है कि उनकी जीत असंभव है। वे संदेह करते हैं कि यहाँ तक कि मेज नोबल्स भी ऐसे मॉन्स्टर को नहीं हरा सकते। कुसानगी आगे बढ़ता है। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि कहीं वो घायल न हो जाए, क्योंकि वे नहीं मानते कि वो इतना ताकतवर है। लेकिन कुसानगी कहता है कि वो जीत जाएगा। वे कांपना थोड़ा कम कर देते हैं। सोनाटा उसके जीतने की दुआ करने लगती है। शिदू जानता है कि वो मेज नोबल्स जितनी ताकत रखता है, इसलिए एक संभावना है कि वो सब स्पीसीज को भी हरा सकता है। मॉन्स्टर प्रोटैगनिस्ट के सामने आता है और आग का जादू उस पर फेंकता है। पुलिसमैन को यकीन नहीं होता कि लेवल 1 मैजिक इतनी ताकतवर हो सकती है, क्योंकि वे उसे कई चीजें नष्ट करते हुए देखते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को एक भी खरोच नहीं आती। मॉन्स्टर सोचता है कि वो आखिर है क्या। कुसानगी जवाब देता है कि वो सिर्फ एक स्टूडेंट है। वो फिर से अपनी वाटर सर्पेंट मैजिक का इस्तेमाल करता है। डीमन कैप्टन उसे मारने का निश्चय करता है और एक विशाल फायर सर्पेंट छोड़ता है। पुलिसमैन देखते हैं कि ये लेवल 6 मैजिक है और उम्मीद खो देते हैं। कुसानगी जानता है कि अगर वो इस हमले से बचता है या सिर्फ अपने मैजिक से ब्लॉक करता है तो उसके साथियों पर भी आग लग सकती है। वो सोचता है कि अब क्या करना चाहिए। सभी बीस्ट्स अचानक इकट्ठा होने लगते हैं। पुलिस कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन जैसे ही वे सब हमला करते हैं, सोनाटा उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी डरा नहीं दिखता। वो डीमन कैप्टन
डीमन के फायर सर्पेंट को अपनी वाटर एट्रीब्यूट से नष्ट कर देता है और बाकी 20 के हमलों को अपने नॉन एट्रीब्यूट शील्ड से रोकता है। बारिश होने लगती है। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा निराश होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब तो पहले ही खत्म हो चुका है। शिदू उसका प्रदर्शन देखकर दंग रह जाता है। सोनाटा समझ नहीं पाती कि अभी अभी क्या हुआ। शिदू अब भी हैरान है और अपना सिर पकड़ लेता है क्योंकि वो अकल्पनीय चीजें अपनी आंखों से देख रहा है। केवल एक मेज नोबल ही लेवल 6 मैजिक इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि ये एक एडवांस टेक्निक है जो रिमोट एक्टिवेशन जितनी कठिन मानी जाती है। सोनाटा पूछती है कि क्या कुसानागी ने सच में ये सब किया। शिदू और भी चौंकाने वाली बात बताता है कि प्रोटैगनिस्ट ने एक ही समय पर दूसरी तरह का मैजिक भी इस्तेमाल किया। आमतौर पर जब कोई 2 मैजिक स्पेल्स इस्तेमाल करता है तो एक बफर टाइम होता है, लेकिन कुसानागी ने उन्हें एक साथ इस्तेमाल किया। एक ही प्रकार का मैजिक नियंत्रित करना कठिन होता है। 2 को एक साथ इस्तेमाल करना उसे नोबल मेजेस से भी ज्यादा ताकतवर बनाता है। शिदू खुश है कि सब कुछ उसके अनुसार हुआ। उसे लगता है कि उसे वो व्यक्ति मिल गया है जिसे वो हमेशा से ढूंढ रहा था, नया इचामी मिनाटो। प्रोटैगनिस्ट डीमन कैप्टन को कहता है कि वो उसके साथ कहीं और चले क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है। डीमन कैप्टन लेवल 1 एरियल मैजिक इस्तेमाल करता है और उड़ जाता है। जैसे ही वो दूसरी जगह उड़ता है वो मानता है कि वो एरियल मैजिक इस्तेमाल करना जानता है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। डीमन कैप्टन सोचता है कि उसे अपनी आर्मी से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए उसे मूव करना पड़ा। लड़का साफ करता है कि उसे उन बेकार बीस्ट्स के सहयोग से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ठंडे स्वर में कहता है कि वे इसलिए मूव हुए ताकि वो अब खुद को रोकने की जरूरत न समझे। डीमन कैप्टन आगे बढ़कर उस पर हमला करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट आसानी से सभी हमलों को चकमा देता है। वो अपनी बाहों से कुछ हमलों को रोकता है। डीमन कैप्टन इस अवसर का फायदा उठाकर आग का जादू छोड़ता है और प्रोटैगनिस्ट को सीधे मारता है। फिर एक और हमला करता है और उसे जमीन पर पटक देता है। जैसे ही धुआं छंटता है, कुसानागी बिना किसी चोट के बाहर निकलता है, जिससे डीमन कैप्टन चौंक जाता है। प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है और उसे पता है कि डीमन कैप्टन अब हैंड टू हैंड कॉम्बैट में गया है क्योंकि उसकी मैजिक बेअसर हो चुकी है। वो कहता है कि डीमन कैप्टन की सारी कोशिशें बेकार हैं और ये साफ कर देता है कि वो उस पर वार नहीं कर सकता। वो उसके सिर पर जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो उड़कर दूर चला जाता है, लेकिन खुद को बचा लेता है एक मैजिक सर्कल बनाकर। डीमन कैप्टन को शक होता है कि क्या उसका पंच सच में असरदार था क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान है, लेकिन अचानक उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। डीमन कैप्टन नहीं समझ पाता कि वो कितना ताकतवर है। वो गुस्से में पूछता है कि आखिर वो है कौन। कुसानागी मुस्कुराता है और कहता है कि मैजिक ही उसकी एकमात्र ताकत नहीं है। वो उसे एक नई टेक्निक दिखाने का फैसला करता है जो उसने खुद बनाई है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और अपनी शक्ति को उजागर करता है। डीमन कैप्टन हैरान हो जाता है। शिदू और सोनाटा दबाव महसूस करते हैं और ऊपर की ओर कुछ महसूस करते हैं। कुसानागी अपनी मैजिक पावर से अपने शरीर की रक्षा करता है। उसे शक्ति महसूस होती है, लेकिन डीमन कैप्टन कहता है कि मानव हमले बेकार हैं। हालांकि वो मैजिक का उपयोग कर रहा है, कुसानागी सहमत नहीं है और अपने पावर्स को आजमाने का फैसला करता है। वो मुक्के मारता है और डीमन कैप्टन को पीछे धकेल देता है जो अब चारों ओर से हमलों का सामना कर रहा है। मॉन्स्टर बेतहाशा खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कुसानागी उसे लगातार अपनी नई टेक्निक से मारता रहता है। शिदू लड़ाई देखता है और नोट करता है कि वो सिर्फ अपने हाथों से एक मॉन्स्टर